मेरा उनसे एक सवाल है, मेरा मासूमाना सवाल वो ये है कि ये कहाँ पे डिबेट चल रही है कि हकूक़ इंसान सिर्फ तीसरी दुनिया का मसला है और आपको एक इशू बनाना पड़े कि तीसरी दुनिया का मसला नहीं है, ये दूसरी और पहली दुनिया का भी मसला है। असल में तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ वाले कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आता तो फिर आता हकूक़ इंसान सिर्फ पहली दुनिया का मसला नहीं है। क्या ऐसा है कि करंट इश्यूज में कोई डिबेट हो कि तीसरी दुनिया का ये मसला है तो ये दूसरी और पहली दुनिया का नहीं है? लॉजिकली तो बनता ही नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा आइडिया होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ओपन एंडेड स्टेटमेंट होती है जिसमें आप रिसर्च करते हैं और एंड पे डिसाइड करते हैं कि मेरी स्टेटमेंट ठीक थी क्या गलत थी। रियलिस्टिक अगर बात की जाए, सोशल रिकग्निशन, आपको एक सोशल प्रोटेक्शन, आपको बीइंग द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ये चीजें जो है ये बिल्कुल है। मेरा उनसे एक सवाल है, मेरा मासूमाना सवाल वो ये है कि ये कहाँ पे डिबेट चल रही है कि हकूक़ इंसान सिर्फ तीसरी दुनिया का मसला है और आपको एक इशू बनाना पड़े कि तीसरी दुनिया का मसला नहीं है, ये दूसरी और पहली दुनिया का भी मसला है। असल में तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ वाले कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आता तो फिर आता हकूक़ इंसान सिर्फ पहली दुनिया का मसला नहीं है, तीसरी दुनिया तक तो मसला भी पहुंचा ही नहीं लॉजिकल सेंस के अंदर। तो ये इसको इस तरह देखना था, समझ आई? इस तरह आपने इसको अपने देखना था, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बट कुछ शार्प आई डेवलप करें 3-4 महीने लगा के, और उसमें आपको पता होगा इस ऐसे के अंदर क्या बात पूछी जा रही है, क्या करना चाहिए। सेकंड, फेमिनिज्म रियल इशू, ये हो गया। थीम क्या है? अच्छा, इसका थीम बड़ा मजेदार थीम। अब बताइए थीम इसका क्या बनेगा? फेमिनिज्म, ये सिर्फ जेंडर और वो नहीं था, इसमें तो बताना था कि जेंडर इशू में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट या सोसाइटल डेवलपमेंट भी एक इशू है, तो वो भी एक थीम था, थीमेटिक एरिया था इस तरह का। क्लियर? करेंसी ऑफ टॉपिक, अच्छा हाँ, अब करेंसी ऑफ टॉपिक पे भी इसको जज कर रहे हैं। क्या ऐसा है कि करंट इश्यूज में कोई डिबेट हो कि तीसरी दुनिया का ये मसला है तो ये दूसरी और पहली दुनिया का नहीं है? लॉजिकली तो बनता ही नहीं है। अगर ऐसे सिर्फ के सेंस में आता तो करेंसी ऑफ टॉपिक के हिसाब से कि कहां पर करंट है या रेलेवेंट है, तो वो आता कि पहली दुनिया का मसला नहीं है, तो फिर आप डिबेट करते कि दूसरी और तीसरी दुनिया का भी मसला है कभी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहां से अब हमने देखे दो थीम्स थे, यहां पे हम अब आते हैं थीसिस स्टेटमेंट पे। दो थीम्स थे, पहले वाले के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस और रिलीजन, यहां पर फेमिनिज्म और उसके साथ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट। आपके पास ना काफी लोग आएंगे, मैं अंडरमाइन किसी को नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपना ओपिनियन जरूर देना चाहूंगा। काफी सीनियर लोग भी आएंगे और काफी वो लोग भी आएंगे जो 2015 से पहले जिन्होंने सीएसएस किया था। 2015 से पहले भी काफी जो मुझे मार्च में हुआ है, बल्कि आपके पास तो 1970s 80s 90s वाले लोगों से भी इंटरेक्शन होता था। उस टाइम पे किस तरह कैसे आते थे? आपको पता है 2015 में बड़ा सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। बहुत वो काफी बड़ी सिलेबस में रिफॉर्म्स आई थी, ग्रुप्स चेंज हो गए थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चेंज हो गए थे, काफी कुछ हुआ था। 2015 से पहले आप 2000 आप खुद ने इस चीज को जाके चेक करना है। 2003-4 के जाके एसएस खोलें, एसएस के टॉपिक्स क्या होंगे? एक्सट्रीमिज्म, ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म। वन वर्ड एसएस, वन थीम एसएस, एक ही थीम पे आपने अपनी बात करनी है। और उस टाइम पे हमारे जो एसएस को पढ़ाने वाले ज्यादा लोग थे, या जो बाद में मेंटोर्स बने, मैं भी मेंटोर ही, लेकिन जो बाद में मेंटोर बने, उन्होंने कहा कि जी रिसर्च में, रिसर्च एकेडमिक से भी है और इधर से भी, कि जी रिसर्च पेपर में थीसिस स्टेटमेंट होती है वो यहाँ पे भी लिखी है। अब जब 2015 से पहले एक थीम वाला ऐसे होता था ना, तो थीसिस स्टेटमेंट चल जाती। क्यों? क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन, आपने वो डिसाइड करनी होती थी कि आप उसमें क्या डायरेक्शन देंगे, और फिर उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिख लेते थे। 2015 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ, हार्डली किसी पेपर में एक आधी को पेपर होता है जिसके अंदर एक थीम होता है, बाकी सारे मल्टीपल थीम्स वाले एसेस होते हैं, 2-2, 3-3 थीम्स होते हैं एसेस के। वहां पर रिसर्च, वहां पर जो थीसिस स्टेटमेंट है वो नहीं चलती। इसके ऊपर एक और सेकंड क्वेश्चन मेरा आज का मकसद आप लोगों को सोचने में मजबूर करना है, और फिर मैं आपको इस काम देके जाऊंगा, लिखने पे मजबूर करना। दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि थीसिस स्टेटमेंट, जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखा होगा उनको पता है कि थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा आइडिया होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ओपन एंडेड स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप रिसर्च करते हैं और एंड पे डिसाइड करते हैं कि मेरी स्टेटमेंट ठीक थी क्या गलत थी।
ही आप उसको डिस्प्रूव करते हैं। ये कौन सा ऐसे कि तीसरा स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास मार्जिन ही नहीं है कि आप एंड पे जाके कहें कि मेरी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आप तो पहले स्टांस देते हैं अपना, तीसरे स्टेटमेंट को स्टांस बना के देते हैं, आपके पास मार्जिन होता है कि आप एंड पे जाके कहें कि नहीं मेरा जो ऐसे है ये इसकी जो ये गलत है। तो फिर ये कौन सी तीसरी स्टेटमेंट है? तीसरा आर्गुमेंट इसके अंदर आप आए वापस मैट्रिक ओ लेवल्स के टाइम पे हमने एक साइंटिफिक मेथड पढ़ा था, हाइपोथेसिस पढ़ा था, मेकिंग ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट, जिसको हम टेस्ट करते थे एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, फिर वो लॉ या थ्योरी बनता था। तो ये कौन सा रिसर्च स्टेटमेंट या थीसिस स्टेटमेंट है जो बगैर किसी रिसर्च के आपने ऐसे में पहले से ही उसको डाल दिया और वो ठीक हो गया? तो नहीं होगा। देयर इज नो थीसिस स्टेटमेंट। प्लीज लिखिए, ये आसान करें, कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं होता ऐसे। ट्रस्ट यू, कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं होता। मैंने आप लोगों को अगर बड़ा फैंसी करके चीजें बतानी होती ना तो मैं एलएससी से ग्रेजुएट हूं, मैंने फिलॉसफी में डिस्टिंक्शन भी मारी हुई है वैसे, तो मैं आपको बड़ी अच्छी बड़े फिट किस्म के आप लोगों को जो है ना दिमाग घुमा के जाता। लेकिन जिंदगी आसान करें, पहले ही बहुत प्रेशर में, पहले एक प्रेशर कुकर है, फैमिली का अलग प्रेशर है, सीएसएस की तैयारी का अलग है, ऑप्शनल्स का अलग है, लिखने का अलग है, ऐसे का तो और ही प्रेशर है। उस सिचुएशन में वो रिसर्च स्टेटमेंट पेपर एक डंडा उठा के बैठ जाना, ठीक है? तीसरा स्टेटमेंट है सुकून करें। तो होता क्या है? स्टांस होता है। स्टांस क्या होता है? अब उस पे वापस आते हैं। इस चीज को, इस क्वेश्चन को होल्ड करना है कि स्टांस क्या होता है। मैं अभी स्ट्रक्चर को कैसे कराता हूं, फिर उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि स्टांस क्या होता है। कोई क्वेश्चन यहां तक? या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या बिल्कुल ही फजूल पढ़ा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो बेटर आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन जो है ना ये साथ आते जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस आते जाएंगे, अगर तुम्हें भूल जाऊं तो आप पूछ सकते हैं, ये साथ साथ आते जाएंगे क्वेश्चंस। टाइम कितना है हमारे पास? 45 टाइम है ना, बस बेटर है। ऊपर बैठ जाओगे? यस सर, बैठेंगे। इतनी लुटकी मची, सुकून करो। 3 बजे जाना जाके बंदे को वैसे ही दिल कर रहा होता कि जाके बेड पे लेटे सुकून करे, फिर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाते। स्पोर्ट्स टाइम कैसा चल रहा है? अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू स्ट्रक्चर मुझे ये बताएं कैसा फील कैसा हो रहा है सारा सीरीज में? अच्छा लग रहा है? पास करके वापस जरूर। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि इसके ऊपर इज इट वर्थ द एफर्ट, टाइम एंड स्ट्रेस? फाइनेंशियल इंसेंटिव कम है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ देखें रियलिस्टिक अगर बात की जाए, सोशल रिकग्निशन, आपको एक सोशल प्रोटेक्शन, आपको बीइंग द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ये चीजें जो है ये बिल्कुल हैं। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अपने अंदर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने वाली जो एक अचीवमेंट वाली चीज होती है, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। सर जो अपॉर्चुनिटीज मिली ट्रैवल, हाँ डेफिनेटली वो अमेजिंग। वो मैं एक नॉर्मल बंदा होता कहाँ से मुझे मिल गई थी। आई वाज द यंगेस्ट अपने कोहॉर्ट में चेन्नई में। मेरे साथ काफी सीनियर सिविल सर्वेंट्स से सारा कुछ था, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ फैक्ट कि मैं सिविल सर्विसेज में था, तो वो है, वरना तो मुझे बहुत टाइम लगता था। चेन्नई इज अ लीडरशिप स्कॉलरशिप, तो बस सीएसएस वगैरह की वजह से ही आपको कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा चलें, गपशप होती रहेगी, वापस आते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज। आप अकेले के चिप्स खा रहे हैं? जस्ट करेक्ट, ठीक है, सही है। बहुत वॉल्यूशन आती थी मेरी, बहुत वॉल्यूशन आती थी। एक बार तो खाने पे भी वॉल्यूशन आ गई। आप लोग क्या आती है वॉल्यूशन? वॉल्यूशन लगानी नहीं, ये आती नहीं है। हल्का हाथ रहता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वॉल्यूशन जो है ना काफी अच्छा। नहीं थैंक यू ब्लॉग करो। थैंक यू। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जब तक मैं खा लूं। बताएं वॉल्यूशन का क्या होता है? वॉल्यूशन का क्या होता है? वॉल्यूशन जो होती है ना उसका क्या होता है? आगे बताएं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बहुत अच्छा। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या होता है? वॉल्यूशन जब लगती है उसका हल क्या होता है? यार बस वो पनिशमेंट्स होती हैं आपको। अगर एक सर्टेन 2 या 3 2 वॉल्यूशन होती है शायद, उससे ज्यादा आ जाए तो आपका वीकेंड बंद हो जाता है।
तो वीक नहीं दे होता है। उससे भी फिर ज़्यादा अगर शुरू हो तो आपके वीकनेस भी बंद हो जाते हैं। तो उनका फिर गाड़ी की टीकों में बैटरी लगाना पड़ता है, नीचे होता है। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ एसेट, पहली चीज़ क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ एसेट में? बिल्कुल ठीक, पहली चीज़ आउटलाइन। हम आउटलाइन को आज हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे, आउटलाइन बनानी पड़ती है, डिस्कस नहीं करनी पड़ती। हम बाकी स्ट्रक्चर चीज़ें डिस्कस करेंगे। आउटलाइन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, नंबर 1। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद मेन बॉडी, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, सब बेसिक सी बात है, सबको पता है। उसके बाद कंक्लूजन, बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं इसके। अच्छा एक और चीज़, ये पहले मैं करते हैं, मेरे जहन में आया है, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको अभी से ही अकाउंट करना शुरू करते हैं। वो ये है, आप देखें किस पेन से, बड़ी स्टूपिड सी बात लगती है लेकिन आप लोगों ने एग्जाम दिया और आप लोगों ने इसमें बात करा, किस पेन से आपकी फ्लुएंसी बेहतर है, किस पेन से आपकी ग्रिप बेहतर है, किस पेन से आपका जो राइटिंग स्टाइल है जिस तरह है उसी तरह आता है। ये अभी से कर अपना पेन वगैरह चीजें, क्योंकि उस दिन जाके इमेजिन करें यार कि 7-8 दिनों में 12 पेपर देने हैं तो लग समझ आती है। छाले भी पड़े होंगे लोगों के, पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से चीजें अभी से ही अपनी चीजें वो जिस पेज पे उसी तरह प्रैक्टिस करें जिनके ऊपर आपने लिखना है, जिनके ऊपर एग्जाम देना है। अपनी प्रेजेंटेशन भी, अपनी राइटिंग भी उसी तरह लिख जाए, ताकि ये छोटी छोटी जो चीजें ना इनसे आप जान छुड़ा दें। एग्जाम में ये आपको ना कम करनी है, आपका फोकस बड़ी चीजों पे हो कि मैंने आर्गुमेंट क्या लिखना है, क्या चीजें करनी है। चलें अब एक मैं कहता हूँ कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पासिंग एसे। नंबर 1, इसको लिखने में हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामेटिकल करेक्टनेस, बड़ी बेसिक सी बात है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकल, चलिए इसको ग्रामेटिकल करेक्टनेस कर लेते हैं। ग्रामेटिकल करेक्टनेस। नंबर 2, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन, कि आपकी आर्गुमेंटेशन लॉजिकल होनी चाहिए। तो वो क्या होती है वो हम आज देखेंगे। नंबर 3, डिसेंट एक्सप्रेशन। अब ये तीनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या हो गया। ग्रामर में हमारे पास 2 तरह की गलतियां होती हैं, एक कैजुअल मिस्टेक होती है, एक क्रॉनिक मिस्टेक होती है। अब कैजुअल मिस्टेक्स क्या होती हैं? कैजुअल मिस्टेक्स होती हैं वो गलतियां जो आप केयरलेस राइटिंग में, स्पीड राइटिंग में, तेज लिखते हुए गलतियां कर जाते हैं। एस की गलती, हैज हैव की गलती, डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाने की गलती, इस तरह की इनोसेंट मिस्टेक्स। लेकिन वो वन ऑफ मिस्टेक्स हो पैराग्राफ में, एस की गलतियां वन ऑफ एस या डिड प्लस सेकंड फॉर्म या उसके साथ कोई भी हैज हैव की, लेकिन यही गलतियां अगर रिपीट हो रही हो तो ये क्रॉनिक बन जाती है। फिर इसका मतलब ये नहीं, ये है कि आप किसी एक कैजुअल मिस्टेक स्पीड राइटिंग की वजह से भी आपको रूल ही नहीं पता, तो वो फिर उसमें आप हर पैराग्राफ में ज्यादा गलतियां कर रहे होते हैं। वो रिपीट अगर आप करें तो ये आपकी क्रॉनिक मिस्टेक्स बनती हैं। कैजुअल मिस्टेक्स में ऐसे पास हो जाता है, क्रॉनिक में नहीं होता, ऐसे समझता है। लेकिन ग्रामर के बारे में, हम हर चीज के बारे में एक रूल सेट करेंगे। ग्रामर का एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि ग्रामर का ऐसे को लेके क्या प्रिंसिपल है, ध्यान में रखना है। ग्रामर आपको ये गारंटी है कि ग्रामर आपको फेल करा देगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ग्रामर सिर्फ आपको पास करा देगा, सिर्फ ग्रामर आपको पास करा देगा। ये गारंटी है कि ग्रामर ठीक नहीं होगी तो आपको ग्रामर फेल करा देगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ ग्रामर ठीक होगा तो आपको पास करा देगा। समझ आ गया? तो ग्रामर की वेटेज इंपॉर्टेंस क्या है, समझ आ गई? आगे चलते हैं लॉजिकल आर्गुमेंटेशन। इसको हम आज मेन बॉडी में करेंगे। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर एक प्रिंसिपल हम एक रूल सेट कर लेते हैं लॉजिकल आर्गुमेंटेशन में। वो ये होगा कि 1 आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ। 1 आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ। एक आर्गुमेंट एक पैराग्राफ लिखेंगे। दैट इज दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम एक आर्गुमेंट एक पैराग्राफ लिखेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा हो रहा है ब्रेक करके 2 आर्गुमेंट्स बना लें,
काम हो रहा है आपके आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ की पूरी, उसमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, वो हम उधर जाके लिखेंगे, उसके ऊपर मेन बॉडी मैच करेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। डिसेंट एक्सप्रेशन, इसकी बड़ी मजेदार मैं बात बताता हूँ। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, वैसे तो बुरी हालत हुई है, पूरा पानी पानी हुआ है, तालाब बना हुआ है, जो है ना सैलाब आया हुआ, तालाब बना हुआ है। लेकिन अगर मैंने कहना हो कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, तो इसको कहने के 2 तरीके हैं, या लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इट इज सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपेलिटोशियस आउटसाइड, ठीक है, और एक तरीका है कि इट्स ब्यूटीफुल आउटसाइड, इट्स प्लेजेंट आउटसाइड, इट्स वंडरफुल आउटसाइड। तो फैंसी फ्लावरी लैंग्वेज में नहीं जाना, सिंपल एक्सप्रेशन, सिंपल वर्डिंग, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना। अब इसमें दूसरी चीज पे आते हैं, एग्जामिनर को फैसिलिटेट क्या करने से क्या मतलब है। वो ये है, इमेजिन करें साइकोलॉजिकल स्पीकिंग 10-12 पेपर एग्जामिनर ने चेक कर लिए और वो चेक करने के बाद आपके पेपर पे आया और उसके अंदर लिखा हुआ है जी डॉगमास ऑफ द बिलीफ सिस्टम ऑफ द सोसाइटल नैरेटिव्स डिक्टेट अस दैट द पैराडाइम शिफ्ट्स ऑफ पता नहीं क्या क्या क्या। तो वो मीम नहीं है भाई, कहना क्या चाहते हो। तो एग्जामिनर को सिचुएशन नहीं डाला, 10-12 पेपर के बाद एग्जामिनर मेहनत नहीं करेगा पेपर पे, सिंपल सी बात है, करनी चाहिए उसको लेकिन वो नहीं करेगा। दिस इज अ रियलिस्ट वर्ल्ड, आइडियलिस्ट वर्ल्ड नहीं है। वो देखेगा अच्छा जिसकी बात उसको समझ आती जाएगी वो उसको उससे आगे जाता जाएगा। अगर एग्जामिनर इज काइंड इनफ कि वो आपके पैराग्राफ में मेहनत करे, इसने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, अच्छी बात लिखी है, पढ़ना भी शुरू करे, तो जिस टाइम पे वो दूसरे पैराग्राफ पर पहुंचेगा और उसका फोकस दूसरे पैराग्राफ पे होगा, पहले पैराग्राफ वाली बात हो चुकी होगी, क्योंकि वो अच्छा खासा उसको अटेंटिव होकर दूसरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा होगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने एग्जाम पेपर चेक किया, आपको साफ ये चीज अच्छी तरह पता होगी।